नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाइव सेशन करने वाले हैं 100 से ज़्यादा जीके क्वेश्चन आंसर का, जो कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो आज का सेशन चालू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आज हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983। आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करें। 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको हर क्वेश्चन में, आप कमेंट करके बताएं। और लास्ट में जो आप सभी अपने नंबर काउंट करेंगे, अगर किसी के 70+ आते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। तो चलिए जल्दी से आंसर बताएं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन इन 1983। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कमीशन। देखते हैं किस किस का सही है। बहुत लोगों का सही है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट्स। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, आपको इसका आंसर पता हो। जल्दी 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 से जल्दी 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 वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें हमारे लाइव सेशन में। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों ऑप्शन, यानी कि स्टैम्प ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स। तो किस किस का ऑप्शन सही हुआ, किस किस का आंसर सही हुआ ये सभी लोग अपने नंबर काउंट करेंगे, और लास्ट में अगर किसी के 70 से ऊपर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें से कौन से टैक्स हैं जो इम्पोज और कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है और कलेक्ट भी करती है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उसका सही आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि एस्टेट ड्यूटी भी वही करती है, सेल्स टैक्स भी करती है और लैंड रेवेन्यू भी करती है। यहाँ पे पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं या आ सकते हैं पेपर में, सभी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिव्ड एंड कलेक्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। जल्दी बताइए कौन सा टैक्स होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसमें से कौन सी ड्यूटी है जो कि कलेक्ट करती है यूनियन गवर्नमेंट। जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ड्यूटीज़, यानी कस्टम ड्यूटी भी, एक्साइज ड्यूटी भी और एस्टेट ड्यूटी भी। बहुत लोगों का सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है इसके साथ। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 275। मैं आपको 4 से 5 सेकंड दे रहा हूँ हर क्वेश्चन में, आप इसका आंसर दीजिए 4 से 5 सेकंड में। तो और आप अपना अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं जितने आपके गलत जा रहे हैं और जितने सही जा रहे हैं। किसी के 70+ सही होती है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत होती हैं, बताइए सभी। इसका सही ऑप्शन है सी, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, जो कि राज्यसभा में होती हैं। अगला है, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति को कौन उसके ऑफिस से हटा सकता है, कौन उसकी पोस्ट से हटा सकता है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए सही एकदम। जल्दी देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्यसभा से इसको हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सभी सही देंगे। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द
वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसका चेयरमैन होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इस टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा का होता है वो कौन पूछा जाए तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही उसका हेड होता है, यानी कि जो ओम बिरला है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? विच, कौन सा आर्टिकल है जो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स को डील करता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत ये सब होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए हमारी वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सकें। और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक दबा दें, बटन दबा दें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टरों की जो अपॉइंटमेंट होती है उसको डील किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आर्टिकल 78 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट से कोई भी डिसीजन लेने के लिए, आर्टिकल 78 के अंतर्गत आता है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड? जल्दी बताइए। मिनिस्टर्स का मतलब है कैबिनेट का, कैबिनेट से मतलब है कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को मिला के? जल्दी से जल्दी बताइए। इस समय हमारे 54 या 55 मिनिस्टर्स हैं। तो इसका सही आंसर है 15% ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा में कितने लोग हैं? 550 लोग करीब हैं। तो उसमें 15% निकालें तो 81% या 81 या 82 लोग हो सकते हैं अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में। अभी भी वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। आप याद रखिएगा इसको और अपने कमेंट करते रहें। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस? सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, एकदम सही कमेंट करें। आप यहाँ पर एक अपने आपको ये मौका समझिए एक तरह का, आपको यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लाइक करते हैं, कितने मार्क्स आपके आते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। तो सही आंसर है इसका 32 जजेस हैं इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? चीफ जस्टिस को यानी कि मुख्य न्यायाधीश को और दूसरे जजों को सुप्रीम कोर्ट की कौन अपॉइंट करता है? सभी को पता होना चाहिए, जल्दी बताइए आंसर। आंसर है डी, प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपको सभी वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो भी पेपर्स में एग्जाम्स में आ चुके हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जो आगे वाले एग्जाम में आने में आपको बहुत ही सहायता करेंगे। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करते हैं तो वहाँ पे आपका अच्छा स्कोर ऑटोमेटिक हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की इसमें से क्या पावर होती है बताइए जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन भी होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस भी होता है, और जुडिशियल रिव्यू भी होता है। ये सभी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जल्दी बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता होता है ये सब। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो होता है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? जल्दी बताइए कितने पर्सन होते हैं इसमें। तो इसमें होते हैं ये सभी
चीफ जस्टिस भी होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस भी होते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी होते हैं। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी और बताइए अगला क्वेश्चन। मिस्टर शरद अरविंद बोबडे इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि शरद अरविंद बोबडे जो आज हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं भारत के? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है 47 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो, विच वन ऑफ द बिलो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसकी, वो किसके अंतर्गत आती है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डोनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 72। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए, अपना आंसर चेक कर लीजिए। आपके जितने भी मार्क्स बैठते हैं उसको नोट करना ना भूलें। वीडियो के लास्ट में जितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि प्रेसिडेंट का महाभियोग, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब या फिर उन्हें कहाँ से हटाया जा सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। सही आंसर है इसका पार्लियामेंट में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है। 2/3 बहुमत होनी चाहिए तो इम्पीचमेंट सक्सेसफुल होने के लिए, ताकि प्रेसिडेंट को हटाया जा सके। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट के टेन्योर में, मतलब कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होना चाहिए, किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 56 में। आपको पता है कि प्रेसिडेंट एक बार के प्रेसिडेंट 5 साल तक हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है अपने, तो रामनाथ कोविंद जी अपने प्रेसिडेंट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तो आप अभी देख चुके हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, जल्दी बताइए। सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड, कब हुआ था ये फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, कब हुआ था? ये हुआ था 2006 में। आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम सेशन कर सकें, और एक तरह से मॉक है सबके लिए, मॉक टेस्ट है ये। अगला क्वेश्चन। व्हेन वाज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड, कब हुआ था ये पहला पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कब हुआ था पहला पार्लियामेंट्री फोरम? ये हुआ था 2008 में। आप याद रखेंगे पहला पार्लियामेंट्री फोरम कब हुआ था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे, हुआ था 2008 में, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कब हुआ था? आपने अभी देखा वो क्लाइमेट पे और कब हुआ था, और अभी आया डिजास्टर के ऊपर कब हुआ था, दोनों आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर है 2011। आप कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है। व्हेन वाज फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड, सभी पहले पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये चिल्ड्रन की कब हुआ था? ये जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ये हुआ था 2006 में। देखते हैं कितने लोगों का सही है, केवल 2 लोगों का सही है। अरे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया सेक्युलर स्टेट है, ये
कहाँ से पता चलता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हमारे प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि बहुत सारे स्टेटों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है इन द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है। आप कमेंट करते रहें, आप अपने आंसर में मैच करते रहें, जिसके भी 70+ आंसर आते हैं बहुत अच्छी बात है, वो उनको मतलब कि उनका बहुत सही चल रहा है। नेक्स्ट है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द। बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, माने कि वो काउंसिल मिनिस्टर जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके अंतर्गत आती है ये पावर स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा एक्ट है जो कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग आता है, जल्दी बताइए। प्रियम्बल में चेंज हुआ था उसमें, तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा प्रियम्बल चेंज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the preamble is not a part of the constitution in which of the following case। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। ये किस केस में ये बात हुई थी, इसके ऊपर कौन सा केस हुआ था, जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा केस हुआ था, बहुत ही फेमस रहा था ये, सभी को पता रहना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरूबरी यूनियन केस 1960, आज़ादी के 13 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of the Indian Constitution deals with the Constitution of the Parliament of India। जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल है जो कि हमारे संविधान में ही मतलब पार्लियामेंट के अंडर आता है, पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है, जल्दी बताइए। तो ये है आर्टिकल 79, कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन आता है आर्टिकल 79 में। आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79, आप ये याद रखिएगा। बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। जल्दी बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। सारे आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये सभी में पूरी वीडियो में। इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 80। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं, ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली में से ही इलेक्टेड होती हैं। ये लोकसभा की तरह जनता डिसाइड नहीं करती इनको असेंबली के अंदर ही वोटिंग होती है, वहीं से डिसाइड होती है कि राज्यसभा के मेंबर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट, राज्यसभा स्टेट से राज्यसभा के, और यूनियन टेरिटरी से स्टेट से, और यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो हो सकते हैं 238, और टोटल होते कितनी हैं 250। तो 12 कहाँ गए, तो 12 आते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति जिन्हें चाहे उनको ले सकता है 12, वो जो 12 मेंबर बचे। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, 238 तो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिलकर बनती हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से और राज्य से, और जो बचे हुए 12 वो कौन लाता है, वो लाता है प्रेसिडेंट। सभी को पता रहना चाहिए था, सभी का आंसर सही होना चाहिए था ये। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी।
इसमें से कौन सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। नेक्स्ट है, हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? नीति आयोग का हेड कौन होता है? नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, सभी को पता होना चाहिए। तो नीति आयोग का पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन। जल्दी से जल्दी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। नीति आयोग का चेयरपर्सन है बी, प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे इस टाइम? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? नीति आयोग कब से आया? सभी लोग बताइए। तो नीति आयोग हमारा आया 1 जनवरी 2014 से, 2015 से, जब नरेंद्र मोदी जी बने थे हमारे प्रधानमंत्री, तब से। नीति आयोग पहले भी था, लेकिन पहले था प्लानिंग कमीशन नाम से। नेक्स्ट है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इज? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया थिंक टैंक ने। जल्दी बताइए उसका नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, उसका नाम है नीति आयोग। अभी अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में। आपको सभी का आंसर सही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के CEO किसको बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को CEO बनाया गया है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? इनमें से कौन वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के? अभी आपने CEO पढ़ा था, अभी वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होता है? जो PM होता है। PM कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। इसका सही आंसर है अरविंद पनाजगिरिया, अरविंद पनागरिया। नेक्स्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजंस फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबव। मतलब कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, उसने 3-tier सिस्टम पंचायती राज को लाने का वो दिया था, ऑफ़र दिया था, जिस स्टेट में पॉपुलेशन हो कम से कम कितनी हो, कम से कम किसके ऊपर हो, मतलब इसके कम से कम कितने ऊपर हो। तो ये इसका सही आंसर है 20 लाख। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है उसमें ये आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? बताइए, सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ पे आया था? सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो सही आंसर है इसका राजस्थान। आप याद रख सकते हैं, राजस्थान के हम जैसे काफ़ी टीवीज़ में या सीरियल्स में भी देखते हैं, तो राजस्थान में पंचायत चलती है। तो आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान में जो पंचायत सिस्टम ज़्यादा चलता है, इसलिए पंचायती राज सबसे पहला कहाँ आया था? राजस्थान में। आपको याद रखना है। अगला है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत? इसमें से कौन सा भाग है हमारे संविधान का जो पंचायत के साथ डील करता है, मतलब जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है? जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को प्लीज़, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 9। 9वें भाग में, हमारे भारत के संविधान के 9वें भाग में पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, द पंचायत सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू? पंचायत सिस्टम को क्यों लाया गया था? जल्दी बताइए। टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? इसमें से किस स्टेट में पंचायती राज बिल्कुल भी नहीं है इंस्टीट्यूशन? जल्दी बताइए। सही आंसर है इसका ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट? इसमें से क्या हाई कोर्ट के लिए सही कहा गया है? तो आप सही बताइए। ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ ओरिजिनल एंड
appellate jurisdiction, B. It enjoys the power of judicial review, C. It acts as the court of law. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है हाई कोर्ट के बारे में जो भी कहा गया है सब सही कहा गया है। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट्स हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इस समय हाई कोर्ट्स हैं 25, जिसमें से 25 इसलिए हैं क्योंकि हमारे तो पहले तो 29 या 28 तो स्टेट हैं। तो 25 हाई कोर्ट इसलिए हैं क्योंकि बहुत सी स्टेट हैं जो कि शेयर करती हैं आपस में, जैसे हरियाणा और पंजाब का शेयर होता है एक ही में। आप याद रखिएगा 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 217। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट्स इश्यूज रिट्स अंडर आर्टिकल, चलिए बताइए। हाई कोर्ट जो रिट्स इशू करता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर डी 226, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चीफ जस्टिस है और दूसरे जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करता है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जल्दी बताइए। सभी कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, अपने अपने मार्क्स चेक करें कितने बैठ रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिज़ाइन फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवियंस। सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है इसमें से बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑम्बड्समैन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। पहली इंडियन स्टेट कौन सी है जिसने लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से जल्दी बताएं, सभी को पता होना चाहिए। ये बहुत ही न्यूज़ में भी रहा था, बहुत ही चर्चित रहा था, जल्दी बताएं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुआ था सबसे पहला लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। 2013 में जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो पास हुआ था वो कब हुआ था। इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, ऑप्शन नंबर ए और डी, लेकिन आप इसका सही आंसर बताएं। आप जो भी बताया गया उसको हम सही कर देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी ने डी भी बताया हो तो वो भी सही है। ए और डी दोनों ऑप्शन गलती से सेम हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। मतलब लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है, जल्दी से जल्दी बताइए। कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो सके हमारे साथ आज के सेशन में। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को अपॉइंट करता है। आप याद रखेंगे, गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए होता है वो उसके पास वही सब पावर होती हैं जो प्रेसिडेंट के लिए पूरे देश के लिए होती हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स लोकायुक्त ऑफिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्कोप। किस स्टेट का लोकायुक्त ऑफिस है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसकी पावर, जल्दी बताइए। किस राज्य के लोकायुक्त की पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग कमेंट करें। नेक्स्ट है,
द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? इसमें से किस एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताएंगे। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत आप पूछा जाता है, सभी को मालूम होना चाहिए, कोई गलत नहीं जवाब देगा इसका। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान के किस भाग में हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट 4A, ऑप्शन नंबर बी पार्ट 4, ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3 या इन शेड्यूल 4A। जल्दी बताइए। सही आंसर है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 के अंडर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं पार्ट 4 में आती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है? मतलब इसमें से कोई एक आर्टिकल ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है, बताइए कौन सा आर्टिकल है। ये तो बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो आर्टिकल 51A के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? इसमें से क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? ऑप्शन नंबर ए सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। बी प्रोटेक्टिंग द सोवर्जिनिटी, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, और या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सभी लोग बताएंगे हमारी मौलिक कर्तव्य इसमें से क्या है और क्या नहीं है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाएं, यूनिटी बनाए रखें और साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म को डेवलप करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए इसमें से किस कमेटी को सजेस्ट किया गया था? किस कमेटी ने सजेस्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए? जल्दी से लोग कमेंट करें, सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? मतलब कि धर्म की आज़ादी, हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उसकी आज़ादी किस आर्टिकल में दी गई है? सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल हमको गारंटी देता है कि लॉ से पहले हमारी इक्वलिटी रहेगी, प्रोटेक्शन, लॉ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे हर एक बंदे के लिए जो कि भारत का रहने वाला है, हर नागरिक के लिए, हर अकेले नागरिक के लिए जो भारत का रहने वाला है उसके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। जल्दी बताइए किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये है आर्टिकल 14 में, आप याद रखेंगे आर्टिकल 14। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी? जो छुआछूत होता है ये किस आर्टिकल के तहत एबोलिश किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप कोई भी ये अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं दे सकता, तो किस आर्टिकल के अंदर गए? तो जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। सही है इसका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17। आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो सेशन को वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें से क्या चीज़ सही है? जल्दी बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स होते हैं? ये तो सभी लोगों को एकदम सही पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। सेशन को लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम बहुत ही अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 2। सेकंड पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? नेशनल इमरजेंसी होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? किस आर्टिकल में बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में कि नेशनल इमरजेंसी कहाँ पे और कैसे लागू करी जा सकती है? आई होप इसका आंसर तो कोई भी गलत नहीं देगा, जल्दी से जल्दी सब सही बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352। याद रखेंगे आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? यह है नेशनल इमरजेंसी से, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कब लग सकती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जब आर्म्ड रेबेलियन हो तब भी लग सकती है, वॉर के टाइम भी लग सकती है, और एक्सटर्नल एग्रेशन हो तब भी लग सकती है। ये केंद्र सरकार लगा सकती है, ओनली केंद्र सरकार के हाथ में होता है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इश्यूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? वही जो आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी आती है, तो आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी आती है? नेशनल इमरजेंसी, जो हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में। तो वो उसको इशू करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन इसको इशू कर सकता है, तो आप बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। मतलब आप सोच रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उससे भी उनसे भी ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट पर्सन है, अपनी कंट्री के फर्स्ट पर्सन को माना जाता है प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कहीं पर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, आर्टिकल 352 के अंतर्गत यही सब बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 356 में जो इमरजेंसी आती है उसको कौन इम्पोज कर सकता है? सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे 356 के अंदर कौन सी इमरजेंसी आती है, और इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, बहुत ही कम लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। काफ़ी लोगों का सही सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज अंडर आर्टिकल? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? जैसा कि आपने देखा 352 के अंतर्गत तो नहीं आती होगी, 352 के अंतर्गत तो नेशनल इमरजेंसी आती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 360। 360 के अंदर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय इमरजेंसी। नेक्स्ट, इन रियल सेंस द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द फॉलोइंग? जो किसी राज्य का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट उसके लिए किसकी एडवाइस ले सकते हैं? आपको बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। सभी लोग अपने आंसर को नोट कर लीजिएगा, कितने सही हैं कितने गलत हैं। हमारे पूरे सेशन ख़त्म होने के बाद किसी के 70 भी सही होती हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, मतलब वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेके किसी स्टेट का, किसी राज्य का राज्यपाल किसी को बना सकते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मतलब किसी राज्य का राज्यपाल को हटाना हो तो इसमें से कौन हटा सकता है? आप सभी को उसका आंसर ज़रूर पता होगा, सभी बताइए, सही बताएंगे सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसरेशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। इसमें से गवर्नर की कौन सी पावर होती हैं, आप सभी लोग बताएंगे। सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं सभी लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। ये सभी पावर्स होती हैं गवर्नर की। नेक्स्ट, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसमें से क्या अपॉइंट कर सकता है गवर्नर, इसमें से किसको अपॉइंट कर सकता है गवर्नर या करता है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। सही, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एडवोकेट जनरल जो कि किसी राज्य सरकार का वकील होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये तो आप जब भी जानते ही होंगे, और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी गवर्नर ही नियुक्त करता है। आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। इसमें से किस आर्टिकल में राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि गवर्नर ऑफ स्टेट हम किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। ये पोस्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, जल्दी से जल्दी बताइए। सभी लोग सही बताएंगे, इसका तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 153। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम होता है जो इंडिया में, इसमें से ये कौन सा, इसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा है ऐसा जो फीचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बी सीक्रेट वोटिंग, सी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, डी कम्युनल इलेक्टोरेट। इसमें से कोई एक गलत है, आपको बताना है गलत कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। सही है इसका ऑप्शन नंबर डी कम्युनल इलेक्टोरेट। ये सही नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय। इंडिया में इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए, ये कौन कंडक्ट कराता है। इसका तो बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए। उनके नाम में ही उनका आंसर छुपा हुआ है। सभी लोग बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में, पूरे देश में छोटे से छोटे लेके बड़ा से बड़ा इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो उसको कौन अपॉइंट करता है, जल्दी से जल्दी सभी लोग बताएंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो भी राज्यपाल को, जो कि किसी राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट करता है वही इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है। जल्दी से जल्दी बताएंगे, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। अब तो उसका सही आंसर सबको पता चल चुका होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज डैट विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए इंडिया में, जो कि है। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया था, आप सभी को बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आपको यही बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सभी लोग बताएं, कमेंट करें। तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा में, आप बताएंगे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 79। 79 सीट्स हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में बनाई जाती हैं, मतलब उनका रिजर्वेशन होता है इतना। नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। तो बताएंगे किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जाता है। नेक्स्ट, द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी। लोकसभा के चुनाव हर कितने साल बाद होते हैं? ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होगा, ये क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं बता सकता। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स। ये सभी को पता होगा, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड लोकसभा एंड रिकॉलिंग ऑफ लोकसभा। इसका मतलब लोकसभा के जो पिछले कार्यकाल जो समाप्त होने से अगला कार्यकाल शुरू होने से बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय का गैप हो सकता है, कितने दिनों का गैप हो सकता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा स्टार्ट होने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय बीच में हो सकता है। इसका सही आंसर है 6 मंथ्स। मतलब कि अगर एक बार लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही वो बंद रह सकती है, उसके बाद फिर से रिकॉल करना पड़ेगा लोकसभा को। लेकिन हमारे देश में मतलब कि एक साल में कम से कम 2 बार तो लोकसभा लगनी ही चाहिए, लेकिन हमारे देश में 3 बार लगती है, मतलब कि पूरे साल में सिर्फ 3 महीने बंद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे छोटी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? जल्दी से जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा रही है, सबसे छोटी बतानी है। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ऑप्शन नंबर डी, चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है लोकसभा की, वो सबसे छोटी है एरिया वाइज में। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, ये किस भाग में आती है संविधान के? इसका तो सभी को पता होगा आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मेरे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 6 पार्ट में डीपीएसपी होता है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी आपसे पूछा गया था किस भाग में होता है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आती है, मतलब कि उस भाग में, यानी कि भाग 6 में कितने से कितने आर्टिकल आते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताएं। ऑप्शन ए बी सी डी क्या आंसर होगा इसका? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 से लेके 51 तक। ये सभी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। जल्दी बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स।
DPSP जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने बताया था। तो ये केस का नाम बताना है आपको, ये कब हुआ है, किस किस के बीच में हुआ था, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें। तो उसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए मद्रास और चंपाकन दोरेगंज में हुआ था। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 324। ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। आई होप इस बार तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। अगर इस बार भी किसी का गलत होता है तो उनको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा, ध्यान से आगे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, करेंटली देर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में इस समय कितने मेंबर्स हैं? जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं कितने मेंबर्स हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि 2 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये कितने साल के इनका टेन्योर होता है? इनका 5-5 साल का टेन्योर होता है। ऐसे आपको बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। आई होप सबको ये आंसर पता होगा। जल्दी से जल्दी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनते हैं तो वो बनने के बाद 6 साल तक इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, या फिर अगर वो 62 की एज में बनते हैं तो उनके 6 साल पहले आएंगे, या फिर 65 ईयर्स के वो पहले हो जाएंगे तो 65 ईयर पहले हो जाएंगे। तो विच एवर इज़ अर्लियर का मतलब होता है कि या तो वो उनका कार्यकाल पूरा 6 साल पूरा हो जाए, या फिर उनकी एज 65 हो जाए। इसमें से जो भी चीज़ पहले हो जाए तभी उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि 6 ईयर्स और 65 ईयर का क्या मतलब है। विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले हो जाए तभी उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट्स एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरह कौन एक्ट करेगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही रिटर्निंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? ये तो बहुत ही आसान है। जब पूरा इलेक्शन कमीशन ही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग सही कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। आपने थैंक यू।